आज हम वितान भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित आनंद यादव रचित जूझ गद्य का अध्ययन करेंगे। जूझ यानी संघर्ष। यहाँ पर लेखक जो आनंद है वो पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी पाठशाला नहीं भेज रहे। तो उन्होंने क्या क्या तरकीबें निकाली, किस तरह से वो पाठशाला पढ़ाई करने गए, जब पाठशाला नहीं जाते थे तब और जाने के बाद का जीवन कैसा था, वो पूरा का पूरा जीवन इस गद्य में अंकित है। तो चलो इस गद्य का अध्ययन करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक ना कर दे, यानी मारे नहीं। यहाँ दादा उनके पिताजी है, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेते में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विधोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। ये पहले जब लेखक उसे पाठशाला नहीं जाने मिलता था उसकी तड़प और उसके विचार बोल रहे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता है। ईख यानी गन्ने। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यानी कि फसल पकती है तो सबसे पहले अगर बाज़ार में बिकने आए तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। यहाँ पर लेखक के पिताजी का काम ईख पीरना और फिर उसमें से जो रस निकले उससे गुड़ बनाना और बाज़ार में बेचना। वैसे गांव के सभी लोग यही काम करते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही नहीं बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत यह था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दे तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है, यानी रस ज़्यादा मिलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू हो जाता है। इस कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। लेखक ने उनकी माँ से कहा कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। तो माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम ही है। अब बहरेला सुअर वो अपने पति को बोल रही है। शायद वो अपने पति से डर रही होगी। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, यानी कि उसका पति, उसका डर। अब मल्ला यानी कि खेती के सभी काम बीत गए थे। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया था। इसलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके पास चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे।
यहाँ पर दत्ताजी राव सरकार ये गांव के मुखिया जी है और लेखक जो आनंद है वो अपनी माँ से बोल रहे कि हम दोनों चलते हैं और वो दादा को बुलाकर समझाएंगे तो मुझे पढ़ने मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते। रखमाबाई बाजारू औरत थी। माँ ने यह भी कहा कि मेरे पिताजी खेती काम में हाथ नहीं लगाते। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार ही चला गया है। तो दत्ताजी राव ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना छोरे। छोरे ने कहा जी कहकर दोनों निकल गए। उठते उठते हमने ये भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, ये मत बता देना हमारे पिताजी को, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। पिताजी को यही बताना कि माँ अकेली साग भाजी देने आई थी। तो दत्ताजी राव ने कहा, ठीक है, मुझे जो करना है मैं कहूँगा और करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। आनंदा ने कहा, नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो दादा ने कहा, कुछ काम वाम था? माँ ने कहा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो दादा ने कहा, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गड़प्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम बुलाया है यानी खाना खाने बुलाया है। मैं हाँ कह के वहाँ से चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार ने कहा, क्यों आया रे छोरे? तो आनंदा ने कहा, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। सरकार ने कहा, बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। आनंदा ने कहा, जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है तू? आनंदा ने कहा, 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। दत्ताजी राव ने कहा, क्यों रे? मैंने कहा, दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। दत्ताजी राव ने पिताजी से कहा, क्यों रतनप्पा? पिताजी ने कहा, हाँ जी। फिर तू क्या करता है छोरे? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया।
सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरह नहीं लगता। मन लगाकर वह खेती में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन ही बलि चढ़ा देता है, सुनाया। दादा के हरेक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इससे तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो पिताजी ने कहा, मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकालकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। तो दादा ने कहा, दत्ताजी राव ने, कैसी आदत है? पिताजी ने कहा, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हमला बोल दिया। दत्ताजी राव ने कहा, क्यों रे छोकरे? मैंने कहा, जी नहीं, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थप्पा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। राव जी ने कहा, अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? मैंने कहा, नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तो घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना दत्ताजी राव पिताजी से कह रहे थे, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? तो पिताजी ने कहा, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एकाध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चलता था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे लगाना चाहिए। खेत पर से घर में बस्ता रख सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैरहाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है तो क्या? हाँ, खेत में काम होगा तो गैरहाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। तो पिताजी ने कहा, हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैंने कहा, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहाँ कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होना है तुझे। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए।
फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रहा गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उनके साथ अब बैठना पड़ा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। यहाँ पर अब लेखक स्कूल जाने लगे हैं। अब स्कूल के अनुभव कैसे हैं वो हम दूसरे विभाग में देखेंगे। धन्यवाद।